हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम 9th क्लास SST डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब द रूल ऑफ पीपल, डेमो एंड क्रेसिया, दो वर्ड से बना हुआ है, डेमोस एंड क्रीजियस। डेमोस मतलब पीपल, क्रेसिया मतलब रूल। अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है और कैसे कैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करा या इस्टेब्लिश करा। तो सऊदी अरेबिया से स्टार्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 में वीमेन को, महिलाओं को राइट टू वोट मिला। इसका मतलब 2015 से पहले वहाँ पर महिलाओं के पास कोई राइट टू वोट नहीं था। अब उसके पास, महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं है, तो क्या हम सऊदी अरेबिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कंसीडर करेंगे? नहीं। लेकिन 2015 के बाद कंसीडर करेंगे। यस। नेक्स्ट कंट्री इंडिया। इंडिया ने डेमोक्रेसी को कब अडॉप्ट करा? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, जब इसे हमने अडॉप्ट करा। सो विच इज इन 1950। सो वी हैव अडॉप्टेड इट इन 1950। 1950 में हमने इसको अडॉप्ट करा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो, इक्वालिटी मतलब हम जानते हैं समानता। जब बहुत सारे लोग इक्वल हों, बराबर हों, तो हम उसे इक्वालिटी कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी, अब पॉलिटिक्स का टर्म यहाँ पर होता है वोट से। अब हमारे अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी है या नहीं इंडिया में? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल फॉलो करा जाता है जिसका नाम है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब हमारे देश में कोई अमीर से अमीर व्यक्ति, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी, भी वोट डालने जाएंगे और वो क्लिक करेंगे इलेक्शन मशीन पर बटन को, तो कितने वोट काउंट होंगे? 1। और एक रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाला, वो भी अगर मशीन पे जाकर क्लिक करेगा किसी बटन पर, तो कितने वोट काउंट होंगे? 1। इसका मतलब कि एक रिच और एक पुअर, दोनों की वोट की वैल्यू क्या है? सेम। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बटन क्लिक करते हैं इलेक्शन मशीन पर, तो भी कितने काउंट होंगे? 1। और इवन मैं भी एक जाकर क्लिक करूंगा तो कितने वोट काउंट होंगे? 1। इसका मतलब कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे कोई रिच हो या कोई पुअर हो, सबके वोट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। नेक्स्ट इज ऑल पीपल आर प्रोवाइडेड विद राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या जाति धर्म भेद का भेदभाव करा जाता है किसी चीज़ का वोट देते इलेक्शन वोट के टाइम्स पर? नहीं। हर किसी को वोट टू राइट टू वोट मिलता है, हर किसी की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। ऑल पीपल मस्ट हैव राइट टू बी इलेक्टेड। क्या कोई भी इंसान इलेक्शन में खड़ा हो सकता है हमारे देश के अंदर? यस। जो कंडीशंस पूरी कर रहा है। कंडीशन क्या? कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इलेक्शन के लिए एज लिमिट होती है बस। तो वो अगर 2 कंडीशन पूरी करता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। क्या मैं बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता हूँ? यस। अगर बीजेपी पार्टी अलाउ करे तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। लेकिन क्या जबरदस्ती लड़ सकते हैं कि मुझे बीजेपी से ही लड़ना है? नो। अगर मान लो कोई पार्टी तुम्हें पर्टिकुलर सीट ना दे, तो तुम अपनी खुद की इंडिविजुअल पार्टी भी बना सकते हो। तुम देखते हो ना इलेक्शंस के समय पर बहुत सारी नई नई पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। कोई सीटी पर, कोई टोपी पर, कोई टेलीविजन पर इलेक्शन लड़ते हैं, और वो उनकी अपनी खुद की पार्टी होती है, इंडिविजुअल पार्टी। तो तुम इंडिविजुअल पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन क्या ऐसा चाइना और मैक्सिको में था? बिल्कुल भी नहीं। चाइना और मैक्सिको, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते थे, इसलिए हम कहते थे चाइना और मैक्सिको दोनों ही क्या हैं? नॉन डेमोक्रेटिक। बट दे आर क्लेमिंग दे आर डेमोक्रेटिक। ये बोल रहे हैं हम तो डेमोक्रेटिक है भाई, और हम बोले तुम नहीं हो। ये बोल रहे हैं हम हैं, हमने बोला तुम नहीं हो। बोला कैसे नहीं है? बोला देखो, चाइना के अंदर एक सिंगल पार्टी है। अब मुझे बताओ, ऐसे इलेक्शन का कोई बेनिफिट है कि जहाँ पर एक ही सिंगल पार्टी हो? मतलब इलेक्शन में बोल रहा हूँ कि भाई मुझे चुनो, और मैं ही हूं इलेक्शन में, मुझे ही चुन सकते हो। इसका मतलब ये तो सेंसलेस हो गया। अब तुम बोलोगे चाइना में फिर इलेक्शन क्यों होते हैं? चाइना में इलेक्शन होते हैं तो एक ही पार्टी से कैंडिडेट्स अलग अलग खड़े होते हैं। कैंडिडेट होते हैं सामने, 3-4 कैंडिडेट होंगे, और तीनों किस पार्टी से होंगे? एक ही पार्टी से। अब तुम कैंडिडेट चुन सकते हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चुन नहीं सकते। तो चाइना को हम बोलते हैं कि तुम नॉन डेमोक्रेटिक हो क्योंकि तुम्हारे इलेक्शन अनफेयर है, बिकॉज देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस टू वोटर्स। सेकंड, मैक्सिको।
अब मैक्सिको के अंदर प्रेसिडेंट चुनने के लिए हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शन के अंदर एक PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसकी फुल फॉर्म देखना, अपोजिट से चालू होती है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो एक इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है जो मैक्सिको के अंदर 1930 से, एक सेकेंड, हाँ, 1930 से 2000, लगभग 70 साल हो गए। तो लगभग 70 सालों से 1930 से लेकर 2000 तक लगातार गवर्नमेंट बनाती आ रही है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डर्टी ट्रिक्स का। अब डर्टी ट्रिक्स क्या होती है? जैसे कि वहाँ के जो स्कूल टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि तुम्हें हमारी पार्टी को ही वोट देना है। गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर्स को ज़बरदस्ती वोट देने के लिए मजबूर कर रही है। ऑन द स्पॉट पोलिंग स्टेशन बदल दिए जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खड़े नहीं होने देते। तो इस तरह से ये डर्टी ट्रिक्स अपना कर 70 सालों से गवर्नमेंट बना रही है। तो क्या हम इस मैक्सिको को डेमोक्रेटिक कंसीडर करेंगे? नहीं, क्योंकि ये डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करके बार बार जीतती है। इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर वन सिंगल पार्टी है, तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी मतलब बहुत सारी पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। तुम देखोगे बीजेपी, कांग्रेस, AITMC और भी बहुत सारी पार्टी हमारे देश के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। मैक्सिको के अंदर पॉइंट देख लिया हमने। चाइना के अंदर देखो, चाइना के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके लिए कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं होता। चाइना के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको वहां की पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, और पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं? 3000 मेंबर्स। अगर कोई इंसान चाइना में इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्ट होना चाहता है, तो उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उसकी अलाइज पार्टी से क्या लेनी पड़ती है? प्री अप्रूवल, परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं आपसे चुनाव लड़ना चाहता हूं। वो हाँ करेंगे तो तुम चुनाव लड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पर इंडिपेंडेंस नहीं है, और इंडिपेंडेंस नहीं है दैट मीन इट इज नॉट डेमोक्रेसी। चाइना के अंदर कोई दूसरी पार्टी बनाना अलाउड नहीं है। CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और उसकी 8 अलाइज को ही अलाउड है कि वो पार्टी बनी रहे। और अगर कोई पार्टी बनना भी चाहती है तो नई पार्टी को भी CCP से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। तो इन सारे पॉइंटर्स से हम कह सकते हैं कि चाइना क्या निकला? नॉन डेमोक्रेटिक। तो ऐसे ही आगे और चैप्टर और भी कंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया के अंदर अगर तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जबकि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में हमें परमिशन लेनी पड़ती है CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। भारत के अंदर एक वास्ट फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब अकाल, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर लोग मरने चालू कर दें भुखमरी की वजह से या फिर किसी बीमारियों की वजह से। तो वो आया था 1858 और 1861 में, और ये वही अकाल था जब चाइना के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे। इसी अकाल के अंदर चाइना में भी आया था इसी टाइम पर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको सेटल कर पाई, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी। जबकि चाइना में गवर्नमेंट सिंगल पार्टी थी, उन्होंने फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करी, वहाँ पे 3 करोड़ लोग मरे, और इंडिया में नहीं मरे इतने। मैक्सिको की एक पार्टी का नाम पूछता है PRI, और उसकी फुल फॉर्म ज़्यादा हमें ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म देखो, यहाँ पीछे से स्टार्ट होगी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर के नाम से बना हुआ है, और जो भी क्वेश्चन चैप्टर के नाम से बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं। क्या हम अपने रूलर को चुनते हैं? ऑफ कोर्स चुनते हैं। तो इसका मतलब वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या राजा को भी लोगों ने चुना होता है? नहीं। इसका मतलब कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती है। तो इंडिया में हम अपने रूलर्स को चुनते हैं, हेंस वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने मंत्री चुनते हैं, मंत्री मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, और वही हमारे लिए गवर्नमेंट बनाते हैं और चलाते हैं। और डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि हर इंसान का पार्टिसिपेशन बने गवर्नमेंट के अंदर। जैसे हम गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं क्या?
करते हैं किस तरह से? अपना वोट देकर। हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी एमसीडी या पीआरआई की गवर्नमेंट हो। हम तीनों लेवल पर ही इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। इट मीन्स वी आर पार्टिसिपेंट इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बन रही है वो एब्सर्ड नहीं है, वो अपने आप नहीं बनी, वो हमने बनाई है, तो वो हमारे प्रति रेस्पॉन्सिबल है और उसके फैसले हमारे द्वारा ही लिए गए एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। अब अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी दो शब्दों से बनी है, डेमोस एंड क्रेशिया। अब डेमोस मतलब तो हो गया पीपल, डेमोस मतलब पीपल एंड क्रेशिया मतलब रूलिंग, तो डेमोक्रेसी का कंबाइंड मीनिंग आया रूलिंग बाय पीपल। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो इस बुक में दे भी रखे हमको एनसीईआरटी में। फर्स्ट, फाइनल डिसीजन लेने की पावर लोगों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो रूल बाय पीपल, इसका मतलब फाइनल डिसीजन कौन लेगा? पीपल। तो फाइनल डिसीजन पावर किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री तो मतलब होता है जिसमें कोई पैसा ना लगे, लेकिन यहां पर फ्री का मतलब ये नहीं है। यहां पे फ्री का मतलब है एक ऐसा इलेक्शन जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो, किसी पर डिपेंड ना करता हो। और फेयर मतलब जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, किसी का पक्ष ना ले। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी को जिताना हो उसको, वो किसी भी पार्टी को फेयर मौका दे जीतने का। इसका मतलब जो रूलिंग पार्टी अभी जो कंट्री में रूल कर रही है उसके पास भी उतना ही चांस हो हारने का जितनी दूसरी पार्टी के पास जीतने का होना चाहिए। नेक्स्ट बात, ईच एडल्ट सिटीजन, जितने भी एडल्ट सिटीजन, हमारे देश में एडल्ट उसे कहा जाता है जिसकी एज 18 हो चुकी है, तो 18 इयर्स या उससे ज्यादा के हर व्यक्ति को, हर पर्सन को दिया जाता है राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड। एक तो राइट टू वोट मिला कि तुम सरकार चुनने के लिए वोट दोगे, और दूसरा तुम चुनाव में खड़े भी हो सकते हो। ठीक है, राइट टू बी इलेक्टेड मतलब चुनाव में खड़े होना। कोई भी हमारे देश का इंसान चुनाव में खड़ा हो सकता है और हर किसी के पास राइट टू वोट है। लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट्स। मतलब हमारे देश की जो सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो ऐसे नहीं कि मनमानी करे, उसके पास लिमिट्स होती हैं कि वो इस लिमिट के अंदर रहकर ही गवर्नमेंट को चलाएगी। ठीक है, और ये लिमिट किसने बनाई है? हमारे राइट्स ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कानून लिमिट्स बनाते हैं और हमारे अधिकार भी गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि कुछ भी हो जाए, इंसानों के राइट नहीं टूटने चाहिए। तुम ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे किसी का राइट का वायलेशन हो। ऐसे नहीं कि सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया और मेरी फ्रीडम छिन गई उससे। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने कानून बनाने की पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा राइट छीनने की भी पावर है। तो ऐसे कानून बना सकते हो जिससे किसी का राइट ना टूटे, और ऐसे उस पर ही कानून बना सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, तो ये थे डेमोक्रेसी के फीचर्स। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी है भाई, लेकिन डेमोक्रेसी में भी तो कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है। सो अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या कमी होती है। तो पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग। भाई हम देखते हैं, कभी इंदिरा गांधी की सरकार थी, कभी राहुल गांधी की सरकार आएगी, आज मोदी की सरकार है, तो कभी बदलते रहते हैं लीडर्स। तो जो लीडर ने, पहले लीडर ने जो सोचा, क्या जरूरी है दूसरा लीडर भी वही सोचेगा? और ऐसा नहीं सोचेगा तो इसका मतलब उनके प्रोग्राम्स पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे, और प्रोग्राम पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे तो उस स्टेज को बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब पॉलिटिक्स स्टेबल रूप से नहीं चल रही, वो फ्लैक्चुएट कर चुकी है, चेंज हो चुकी है। एक मिनिस्टर ने आकर एजुकेशन के लिए काम करा, एक नया मिनिस्टर आता है 5 साल बाद नई सरकार चुनने के बाद, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रहा है, अगला आया वो किसी और सेक्टर के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब कि पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो रही है। दूसरा, डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर एक इलेक्टोरल कंपटीशन रह गया है लोगों के लिए।
सिर्फ चुनावी जीत और हार का एक कंपटीशन रह गया है, जिसके अंदर लोग हर हालत में सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, चाहे मोरालिटी खत्म हो जाए। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक कमी है। तीसरा है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन ऑन द स्पॉट नहीं लिया जाता, उसके लिए ग्रेट डिस्कशन, कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए पार्लियामेंट है हमारे देश के अंदर, लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं। अब वहां पर कोई भी फैसला बहुत सारे लोग बैठकर लेते हैं, फिर मेजोरिटी से पास करेंगे, इसका मतलब उसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो डिसीजन लेने में डिले आ जाएगा। डिसीजन आज लेना है, वो लिया जा रहा है 15-20 दिन बाद, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। नेक्स्ट, जो लीडर्स हम चुनते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो समझे जो हम चाहते हैं। मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे एरिया के अंदर एक स्विमिंग पूल बने, लेकिन लीडर बोल रहा है कि नहीं यार, मैं तो यहाँ पर ना एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, जबकि तुम्हारे एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल थे, तुम्हें स्कूल की नीड नहीं थी, तुम्हें बहुत चाहिए था कि एक पब्लिक पार्क बना दें, एक स्विमिंग पूल बना दें, बच्चे कंपटीशन पे लेवल पे जाएंगे उससे, या फिर फुटबॉल स्टेडियम बना दें वहाँ पर। लेकिन उन्होंने क्या बनाना है, ऐसी चीज़ जो तुम्हें जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि वो बैड डिसीजन है एक तरह का। नेक्स्ट पॉइंट, और डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तुम तो करप्शन के बारे में अच्छी तरह जानते ही होगे कि कुछ भी काम कराना हो तो बिना लिए दिए कुछ नहीं होता। इसका मतलब कि अगर करप्शन है, भाई सारे लीडर्स जितने भी चुने जाते हैं सब किसकी अच्छी बात बोलते हैं कि हम करप्शन फ्री हैं, हम करप्शन का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं सब। अब प्रूफ करने जाओ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि करप्शन तो डायरेक्टली रूप से है और उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है कि करप्शन होता है, लेकिन मोनार्की या फिर हम कुछ दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म की बात करें, वहां करप्शन होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? मान लो कोई मोनार्की है, राजा का रूल है, और किसी ने करप्शन कर दिया, राजा बोलेगा इसकी गर्दन काट दो भाई, उड़ा दो उसकी गर्दन, गुलेटिन कर दो उसको। अब मुझे बताओ, क्या दूसरा बंदा कभी कोई करप्शन करेगा? वो बोलेगा करप्शन करा और गर्दन गई, इसका मतलब करप्शन से लोग डर जाएंगे। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, करप्शन करा छोटी मोटी सजा होगी अगर पकड़ा गया तो, नहीं तो चल ही रहा है करप्शन। इसकी वजह से लोगों में डर नहीं है। भाई डिक्टेटरशिप है, हिटलर है, हिटलर के सामने किसी ने करप्शन कर दिया, वो बोलेगा पूरी फैमिली को मार दो भाई, इनकी उड़ा दो तोप से। अब हिटलर उस एरिया की छोड़ो, उनके पूरे देश के अंदर कोई करप्शन नहीं करेगा। स्टेप अब जो भी है देखो, वो इनह्यूमन तरीका है, लेकिन करप्शन तो खत्म कर दिया उन्होंने। अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि वो सही है या फिर हम गलत हैं, लेकिन हमारे देश में करप्शन है, ये बड़ी समस्या है। और ये किसकी वजह से है? क्योंकि यहाँ पर है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर काफी सारे लूप होल्स होते हैं जिनका फायदा उठाकर करप्शन कर लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट है। अगर तुम्हें डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो इन 5 पॉइंटों के थ्रू। थैंक यू।